हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, कोर जावा की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था जेनेरिक्स इन जावा। आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क। स्टूडेंट्स, कलेक्शन फ्रेमवर्क का मतलब होता है एक ऐसा फ्रेमवर्क या एक ऐसा मैकेनिज्म जिससे हम ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करके रख सकते हैं, मतलब स्टोर कर सकते हैं और उन पर एफिशिएंटली उनको हैंडल कर सकते हैं, उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे ऐड करना, ऑब्जेक्ट को रिमूव करना, सर्च करना, सॉर्ट आउट करना, आइटरेट करना, ये सारे ऑपरेशंस हम एफिशिएंटली प्रोसेस करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कलेक्शन ऑन ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो सिंपल शब्दों में कहें कि कलेक्शन जो है वो जो है ग्रुप है ऑब्जेक्ट्स का। जैसे एरे होती है आपकी, एरे इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, इसी तरह से कलेक्शन होता है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लियर, समझ में आ गया? कलेक्शन का जो नीड है, कलेक्शन की जो नीड है वो इसलिए है कि जो एरे होती है उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है। कलेक्शन से पहले हमने एरे कवर किया है, तो उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे एरे का साइज फिक्स होता है, सिर्फ आप सेम टाइप के एलिमेंट्स को ही स्टोर करा सकते हैं एरे में। इंसर्ट और डिलीट एरे में डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन ये सब प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं, ये कलेक्शन के थ्रू सॉल्व की जा सकती हैं। मतलब कलेक्शन का जो साइज़ है फिक्स नहीं होता, डायनेमिक होता है। कलेक्शन सिमिलर टाइप का नहीं, आप कलेक्शन में डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकते हैं। कलेक्शन में इंसर्शन और डिलीशन बहुत आसान होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको रेडीमेड एल्गोरिथम्स मिल जाएंगी एफिशिएंटली वर्क करने के लिए। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स थी आपकी एरे में, उन सबका सॉल्यूशन आपको कलेक्शन प्रोवाइड करेगा। इसलिए कहा जाता है कि एक कलेक्शन is a framework that provide classes and interfaces to store, manage and manipulate group of object efficiently like add, remove, search, sort, iterate, etc. ये सारे काम हम कलेक्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि कलेक्शन जो है वो एरे से बहुत ही एडवांस फ्रेमवर्क है। क्यों? क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। इसमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है, फास्ट ऑपरेशंस हैं इसके, रेडीमेड एल्गोरिथम्स मिलेंगी, हमें यहाँ पर अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। आपको रेडीमेड हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलने वाला है, सिर्फ आपको इतना दिमाग लगाना है कि उसको इम्प्लीमेंट कब करना है और कैसे करना है। ईजी आइट्रेशन है, आपको रेडीमेड आइट्रेटर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप कलेक्शन को यानी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ईजिली आइट्रेट कर सकते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में। हाई परफॉर्मेंस है, क्योंकि आपको हर चीज़ की एल्गोरिथम मिलेगी जो एफिशिएंटली यूज़ होती आ रही है। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क जो है, ये जो है कह सकते हैं कि एरे का बहुत ही एडवांस वर्जन है। ठीक है, एरे कलेक्शन के फ्रेमवर्क में आपको क्लासेस और इंटरफेसेस का सेट होता है। यानी कि जब आप इंपोर्ट करेंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क को, तो आपको क्लासेस और इंटरफेसेस का सेट मिलेगा जो डाटा को स्टोर कराने में, प्रोसेस कराने में, सर्च करने में, सॉर्ट करने में, इंसर्ट करने में, डिलीट करने में, सभी टाइप्स के ऑपरेशंस में आपको हेल्प करेंगी। मतलब आपको रेडीमेड क्लासेस और इंटरफेसेस मिलने वाले हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क पे वर्क करने के लिए। कुछ लिमिटेशंस देखिए, मैंने यहाँ पर एक टेबल में के थ्रू समझानी है कि एरे जो है वो फिक्स साइज है, कलेक्शन आपका डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब होता है इसका साइज रन टाइम पर ग्रो श्रिंक हो सकता है। ये सिमिलर टाइप का कलेक्शन होता है, इसमें आप किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट को स्टोर करा सकते हैं। इसमें इंसर्ट और डिलीट डिफ़िकल्ट होता है, इसमें ईजी और फास्ट होता है। इसमें आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी बिल्ट इन डेटा टाइप्स की, लेकिन यहाँ पर आपको अवेलेबल है, क्योंकि आप फ्रेमवर्क है तो आप इसे इंपोर्ट करेंगे तो आपको एल्गोरिथम्स मिलेंगी क्लासेस और इंटरफेसेस के रूप में। आप उनका यूज़ करके क्लेशन फ्रेमवर्क पर वर्क कर सकते हैं।
तो बहुत आसान होता है कलेक्शन पे काम करना। कलेक्शन से आप समझ ही रहे हैं, कलेक्शन यानी ग्रुप। तो यहाँ पर ग्रुप किस चीज़ का है? प्रिमिटिव टाइप्स का नहीं। यानी कि अगर आप एक चीज़ आप क्लियर कर लीजिए, जो कलेक्शन होगा ना, ये प्रिमिटिव टाइप का नहीं होगा। यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप आउट नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स होंगे। हाँ जी। तो ये कहेंगे कि कलेक्शन इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए, अब कलेक्शन के फ्रेमवर्क में कौन कौन से क्लासेस और इंटरफेसेस आते हैं, उनको भी एक बार हम कवर कर लेते हैं थ्योरेटिकली। कलेक्शन फ्रेमवर्क की जो हायरार्की है, वो ये है आपके सामने। कलेक्शन फ्रेमवर्क के टॉप पर जो है वो आइटरेबल इंटरफेस है। स्टूडेंट्स, जो ग्रीन कलर के हैं वो आपके इंटरफेसेस हैं, ठीक है। और जो थोड़े से आपके कह सकते हैं कि ऑरेंज कलर का है हल्का सा, ये आपका क्लासेस हैं। डॉटेड वाले जो हैं वो इम्प्लीमेंट्स के लिए हैं, यानी कि आप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और जहाँ पर आप इंटरफेस को या क्लास इंटरफेस को और क्लास को कर रही है, वहाँ पर एक्सटेंड है, ठीक है। तो जो डार्क वाले हैं वो एक्सटेंड के लिए हैं, जो डॉटेड हैं वो इम्प्लीमेंट्स के लिए हैं। तो जो आपको ग्रीन कलर के दिख रहे हैं सारे इंटरफेसेस हैं। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क पे जो टॉप पेयर है वो आइटरेबल इंटरफेस है, जिसको इनहेरिट करा रहा है आपका कलेक्शन इंटरफेस। हाँ जी, कलेक्शन नाम से इंटरफेस है, और इसके लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा यूटिल पैकेज। हाँ जी, कलेक्शन इंटर फ्रेमवर्क का जो पैकेज है वो है जावा डॉट यूटिल पैकेज। हाँ जी, स्टार यूटिल पैकेज से आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क की क्लासेज और इंटरफेसेस मिलेंगी। तो आइटरेबल है टॉप पर है, उसके बाद आइटरेबल को इनहेरिट करा रहा है आपका कलेक्शन इंटरफेस, और कलेक्शन इंटरफेस को इनहेरिट करा रहे हैं लिस्ट इंटरफेस, क्यू इंटरफेस और सेट इंटरफेस। ये तीनों कलेक्शन इंटरफेस को एक्सटेंड कर रहे हैं, और ये खुद इंटरफेस है, तो इंटरफेस को एक्सटेंड करता है। तो लिस्ट का जो पेरेंट है वो कलेक्शन है, क्यू का जो पेरेंट है वो कलेक्शन है, और सेट का जो पेरेंट है वो भी कलेक्शन है, और कलेक्शन का पेरेंट आइटरेबल है। क्लियर? अब लिस्ट की जो चाइल्ड क्लासेस हैं जो लिस्ट को इम्प्लीमेंट्स करेंगी, वो है आपकी एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, और वेक्टर का जो चाइल्ड है वो है स्टैक। वन बाय वन हम सभी क्लासेस को और इंटरफेसेस को थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली कवर करेंगे। इसी तरह क्यू को का जो है इंटरफेस का चाइल्ड वो है आपका प्रायोरिटी क्यू, डी क्यू, और डी क्यू जो है वो पेरेंट है लिंक लिस्ट का और एरे डी क्यू का। अगर आपको एरे डी क्यू बनानी है तो आपको डी क्यू इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, और अगर आप लिंक लिस्ट है तो वो भी इम्प्लीमेंट करती है डी क्यू। तो ये क्यू की हायरार्की है। इस तरह सेट है, सेट की जो चाइल्ड क्लासेस हैं वो है हैश सेट और लिंक हैश सेट, और एक है ट्री सेट। लेकिन ट्री सेट पहले सॉर्टेड सेट को इम्प्लीमेंट करेगा और सॉर्टेड सेट सेट को। तो जो क्लासेस हैं सेट में वो है आपकी हैश सेट, लिंक हैश सेट और ट्री सेट, और लिस्ट में जो है वो एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट और वेक्टर। तो ये पूरी हायरार्की जो है ये कलेक्शन की है। आप इसमें एक चीज और देखेंगे, वो है मैप। मैप जो है वो कलेक्शन की हायरार्की का पार्ट नहीं है, लेकिन कलेक्शन के साथ ही यूज किया जाता है। मैप जो है वो एक तरह का स्टोरेज है जहां पर की और वैल्यू के पेयर में रखा जाता है डाटा, की और वैल्यू मैप में। तो मैप एक इंटरफेस है, इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स करने वाली हैश टेबल, लिंक हैश मैप और हैश मैप, ये तीनों चाइल्ड क्लासेज हैं जो इम्प्लीमेंट करती हैं मैप को। और एक है ट्री मैप। ट्री मैप करता है इम्प्लीमेंट सॉर्टेड मैप को, और सॉर्टेड मैप एक्सटेंड करता है मैप को, यानी मैप को आप ट्री मैप के थ्रू भी इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। लेकिन मैप इज नॉट ए पार्ट ऑफ कलेक्शन हायरार्की। कलेक्शन के साथ यूज होगा लेकिन उसके हायरार्की का नहीं है। क्लियर? तो ये पूरी हायरार्की है कलेक्शन फ्रेमवर्क की। यही वो हायरार्की है जो इंटरफेसेस और क्लासेस कहलाती हैं। इनको ही आप इंपोर्ट करेंगे।
एक ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप पर ऑपरेशन को मैनिपुलेट कराने के लिए। क्लियर? तो सबसे पहले हम लिस्ट को कवर करेंगे, लिस्ट वाली हायरार्की। लिस्ट के अंदर एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट और वेक्टर और स्टैक कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप चेक कर लीजिए। लिस्ट जो है वो एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है जिसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड होते हैं और इसमें इंडेक्स का यूज़ किया जाता है। मतलब ये इंडेक्स बेस्ड होती है लिस्ट, जिसके अंडर में एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर और स्टैक आते हैं। ठीक है, ये लिस्ट की हायरार्की है। सेट के केस में स्टूडेंट, सेट जो कलेक्शन है इसमें जो डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते और इसमें इंडेक्सिंग भी नहीं होती, यानी कि डाटा यहाँ पर इंडेक्स बेस्ड नहीं होता और डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होंगे। अगर आप डुप्लीकेट वैल्यू रखेंगे तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। तो इसके अंडर में हैश सेट, लिंक हैश सेट और ट्री सेट आता है। मतलब अगर आपको सेट बनाना है, आप सेट इंटरफेस पे काम करना चाहते हैं, तो आपके पास 3 इम्प्लीमेंटेशन है उसकी, हैश सेट, लिंक हैश सेट और ट्री सेट। हम सभी को कवर करेंगे। फिर आती है आपकी क्यू। क्यू का मतलब होता है एक लाइन, कहते हैं ना क्यू, एक लाइन। तो क्यू को हम फीफो भी कहते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्योंकि लाइन में अगर किसी चीज़ की लाइन लगी हुई है, जैसे टिकट काउंटर पे पैसेंजर्स की लाइन लगी हुई है, ठीक है, तो वहाँ पर टिकट कैसे, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो सबसे पहले आया है सबसे पहले उसको मिलेगा। यानी कि लाइन में जो सबसे फर्स्ट पर्सन है, पैसेंजर है, उसको टिकट पहले मिलेगा क्योंकि वो सबसे पहले आया था। इसलिए क्यू को हम फीफो भी कहते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्यू को इम्प्लीमेंट्स करा सकते हैं आप प्रायोरिटी क्यू और एलईडी क्यू के थ्रू। ठीक है, इसी तरह से आपका मैप है, लिखा हुआ है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आउटसाइड कलेक्शन, मतलब एक कलेक्शन की हायरार्की का नहीं है। इसमें जो डाटा है वो की और वैल्यू के पेयर में होता है। इसमें की जो है वो यूनिक होंगी, वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है। मतलब जैसे रोल नंबर और उस रोल नंबर के साथ एसोसिएट एक नाम, जैसे रोल नंबर 101, नाम अमित, रोल नंबर 102, नाम अमित। तो ऐसे ही पॉसिबिलिटी बनती है कि एक क्लास में 2 अमित नाम के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन दोनों का रोल नंबर अलग अलग होगा। तो यहाँ पर जो की होगी वो रोल नंबर होगा, वैल्यू हमारा स्टूडेंट का नेम होगा। क्लियर? तो इस तरह की अगर आपको कोई स्टोरेज चाहिए तो आप मैप का यूज़ कर सकते हैं। मैप इंटरफेस है, इसको इम्प्लीमेंट करने वाली जो क्लासेज हैं वो है हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, ट्री मैप और हैश टेबल। आप किसी भी के थ्रू मैप को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। नॉट, नॉट क्या है? मैप इज नॉट ए चाइल्ड ऑफ कलेक्शन बट इट इज पार्ट ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क। कलेक्शन फ्रेमवर्क के साथ ही यूज़ किया जाएगा, लेकिन उसका हायरार्की का ये चाइल्ड नहीं है। क्लियर है? तो स्टूडेंट, ये हायरार्की जो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आप याद कर लीजिएगा, इसको 1-2 बार ड्रॉ कर लीजिएगा, है ना, तो ये आपको याद हो जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है, ये पूछा जाता है इंटरव्यू में, हायरार्की। ठीक है, और हम इस सभी को, हम जितने भी आप यहाँ पर इंटरफेसेस क्लासेस देख रहे हैं, मैं सभी को कवर करूँगा, प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी। क्लियर है? तो हम सबसे पहले आज जो है वो लिस्ट को लेके चल रहे हैं, लिस्ट। चलिए स्टूडेंट, लिस्ट इंटरफेस क्या है? स्टूडेंट, लिस्ट इंटरफेस जो है ये चाइल्ड है कलेक्शन का। या भी आपने देख लिया कि लिस्ट इज ए चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन यूज्ड टू स्टोर ऑर्डर्ड एलिमेंट्स। यानी जिस ऑर्डर में आप देंगे उसी ऑर्डर में आपको वापस करेगा। इट अलाउज डुप्लीकेट, यहाँ पे डुप्लीकेट अलाउड होते हैं, वैल्यूज, डुप्लीकेट वैल्यूज एंड सपोर्ट इंडेक्स बेस्ड ऑपरेशन। यानी कि लिस्ट को अगर आप इंप्लीमेंट करा रहे हैं तो आप लिस्ट को किस के साथ, मतलब लिस्ट इंटरफेस है तो इसको आप एरे लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट करा सकते हैं, लिंक लिस्ट के थ्रू करा सकते हैं, वेक्टर के थ्रू करा सकते हैं। स्टैक वेक्टर का चाइल्ड है, तो स्टैक में भी प्रॉपर्टी होगी लिस्ट की, चाइल्ड का चाइल्ड है, तो ग्रैंड पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड के थ्रू ग्रैंड चाइल्ड में जाती है। ठीक, तो ये वो क्लासेज हैं जिनकी हेल्प से आप लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, लिस्ट है क्या? लिस्ट का मतलब होता है डायनेमिक एरे। आप तो मोटे तौर पे कह सकते हैं कि जावा में जो डायनेमिक एरे है ना, जिसका साइज इंक्रीज हो सकता है रन टाइम पर, ठीक है, वो लिस्ट कहलाती है। मतलब लिस्ट मतलब डायनेमिक एरे। क्लियर है? अब इसके फीचर्स क्या हैं लिस्ट के?
मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर, यानी जिस ऑर्डर में आप डेटा रखोगे लिस्ट में, चाहे वो आप एरे लिस्ट के थ्रू करो, लिंक लिस्ट के थ्रू करो, चाहे वेक्टर के थ्रू करो, आपको जिस ऑर्डर में आपने रखा है उसी ऑर्डर में मिलेगा। जैसे एग्जांपल है कि आपने कहा सर मुझे लिस्ट तैयार करके दो, लेकिन लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन जो है मैं एरे लिस्ट के थ्रू चाहता हूँ, तो देखो आप इस तरह से बनाएंगे। आप लिखेंगे लिस्ट, अब आप जेनेरिक लिस्ट चाहते हैं, जेनेरिक, तो उसके आगे इस तरह से एंगुलर ब्रैकेट लगाइए, और किस टाइप की लिस्ट चाहिए, आपने कहा इंटीजर, तो आपने इसमें इंटीजर पास कर दिया। अब जो लिस्ट बन के तैयार होगी उसके अंदर केवल इंटीजर वैल्यू ही स्टोर होंगे, ठीक है। और लिस्ट का ऑब्जेक्ट का नाम आपने एलएस लिख दिया, इक्वल टू न्यू, न्यू एरे लिस्ट, लीजिए एरे लिस्ट, या आपने कंस्ट्रक्टर कॉल करा एरे लिस्ट। तो अब जो ये लिस्ट बन के तैयार हो रही है, इसकी इंप्लीमेंटेशन एरे लिस्ट से मिलेगी, यानी कि एरे लिस्ट लिस्ट इंटरफेस के सभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को पूरा करेगा। भाई लिस्ट एक इंटरफेस है, इसके पास जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, यानी कि जितने भी इसके बिहेवियर होंगे, मेथड्स होंगे, सब एब्स्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। उन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डेफिनेशन देगा एरे लिस्ट, यानी एरे लिस्ट जो है वो चाइल्ड है, तो एरे लिस्ट के थ्रू आप लिस्ट तैयार कर रहे हैं। बस इसी तरह से यहाँ पर आप एरे लिस्ट लिख लीजिए, या आप लिंक लिस्ट का यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिंक लिस्ट लिख दीजिए, आप यहाँ पे वेक्टर लिख दीजिए। देखो इस तरह से आप लिखेंगे, तो लिंक लिस्ट के थ्रू भी लिस्ट बन सकती है, वेक्टर थ्रू भी। अब सबके साथ जो लिस्ट बनेगी सब में थोड़ा कुछ ना कुछ डिफरेंस है, वो मैं आपको थ्योरेटिकली बताऊंगा कि अगर एरे लिस्ट के थ्रू आप लिस्ट बनाएंगे, लिंक लिस्ट के थ्रू बनाएंगे, वेक्टर के थ्रू बनाएंगे, तो इनमें क्या डिफरेंस होगा, तो इनकी इम्प्लीमेंटेशन में फ़र्क होगा। तीनों अलग अलग तरह से इम्प्लीमेंट कराएंगे, लेकिन फीचर सारे वही होंगे। क्या कि अगर आप एरे लिस्ट के थ्रू बनाएं, चाहे लिंक लिस्ट के थ्रू बनाएं, चाहे वेक्टर के थ्रू बनाएं, डुप्लीकेट होंगे, वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, सपोर्ट करेगा इंडेक्स बैग, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशन जो हैं, क्योंकि पेरेंट के पास है ना, तो पेरेंट के पास जो फीचर्स हैं वो चाइल्ड में कॉमन होंगे ना, क्लियर है। तो डुप्लीकेट अलाउड होंगे, इंडेक्सिंग सपोर्ट होगी, और नल वैल्यूज अलाउड होंगी, मतलब कि आप एरे लिस्ट लिंक लिस्ट में नल वैल्यू भी रख सकते हैं, क्लियर है। अब देखिए किसको कब यूज करना है, यहाँ पे मैंने नीचे देखिए टेबल में बता रखा है बेस्ट फॉर। अगर आप एरे लिस्ट का यूज कर रहे हैं तो एरे लिस्ट का कब यूज करना चाहिए, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर हम कोई वैल्यू सर्च कर रहे हैं, यानी गेट कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं, तो अब एरे लिस्ट के थ्रू लिस्ट बनाइएगा। यानी कि आपको ऐसा एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है जिसमें केवल सर्च का ऑपरेशन होना है, तो आप एरे लिस्ट के थ्रू लिस्ट बनाइए। अगर आपको इंसर्शन और डिलीशन परफॉर्म करने हैं तो आप लिंक लिस्ट कर लीजिएगा, यानी कि लिस्ट को लिंक लिस्ट के थ्रू बनाइए, तो फास्ट इंसर्शन और डिलीशन होगा लिस्ट में। अगर आप थ्रेड सेफ चाहते हो कि आपकी लिस्ट जो हो वो थ्रेड सेफ है, यानी कि मल्टीपल थ्रेड्स पे जब हम काम करेंगे तो किसी एक थ्रेड ही, मतलब आपके मान के चलिए 3 थ्रेड है, थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3, और आप वेक्टर का यूज कर रहे हैं, तो किसी एक थ्रेड पर एक समय पर इंप्लीमेंट होगी, थ्रेड सेफ है, यानी सिंक्रोनाइज्ड है। स्टैक का है तो लीफो है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जैसे क्यू होता है ना स्टूडेंट्स, क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, उसी तरह होता है स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है सबसे पहले वो आउट होगा। इसके लिए एग्जांपल, जैसे स्टैक का जो एग्जांपल दिया जाता है, जैसे कि इसका आप ले सकते हैं कि प्लेट्स का, जैसे मैरिज पार्टी में प्लेट्स, खाने की जो प्लेट्स रखी जाती हैं, जो सबसे पहले प्लेट मान के चलिए वॉश हुई है, मतलब धो के रखी जा रही है ना, वॉश की जाएगी, वो फर्स्ट प्लेट है। जब दूसरी प्लेट आएगी वो इसके ऊपर रखी जाएगी, फिर तीसरी प्लेट इसके ऊपर, चौथी प्लेट इसके ऊपर, पांचवी प्लेट इसके ऊपर। देखिए सबसे लास्ट में जो प्लेट रखी गई है वो सबसे ऊपर है, टॉप पर है, तो उठाई भी तो टॉप से ही जाएगी। तो देखिए ये हो गई लास्ट इन, क्या हो गई, लास्ट इन, ये रखी गई सबसे लास्ट में। अब कोई हमारा गेस्ट प्लेट उठाएगा, बीच में से थोड़ी उठाएगा, ऊपर से उठाएगा ना, तो फर्स्ट आउट, फर्स्ट आउट, तो ये क्या बनी, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लीफो, शॉर्ट फॉर्म में लीफो। तो अगर आपको इस तरह का ऑपरेशन चाहिए तो आप स्टैक का यूज करिए। अब आ गई समझ में। तो हर, मतलब ऑपरेशन वाइज आपकी लिस्ट को
अलग अलग क्लासेस के थ्रू इम्प्लीमेंट कराया जाता है। आप कह रहे हो केवल सर्च मुझे फास्ट चाहिए तो एरे लिस्ट का यूज़ करो, इंसर्शन और डिलीशन चाहिए तो लिंक लिस्ट का यूज़ करो, थ्रेड सेफ चाहिए वेक्टर का यूज़ करें, लीफो मैनर में चाहिए तो स्टैक का यूज़ करो। ड्रॉबैक क्या है वो सामने लिखा है, स्लो होता है इंसर्शन और डिलीशन। किस में? एरे लिस्ट में। एरे लिस्ट सर्च के लिए तो बेस्ट है, लेकिन अगर आप एरे लिस्ट के थ्रू इंसर्शन और डिलीशन कराएंगे तो स्लो है। इसी तरह अगर आप लिंक लिस्ट में सर्च करोगे तो स्लो है, उसके लिए एरे लिस्ट बेस्ट है। इंसर्शन डिलीशन के लिए लिंक लिस्ट बेस्ट है। थ्रेड सेफ थोड़ा स्लो है, और ये आपका जो स्टैक है ये भी स्लो है ना। तो हर अपनी क्लास का एक अपना एडवांटेज है, उस एडवांटेज के बिहाफ पर आप डिसाइड करोगे कि मुझे जो डाटा स्ट्रक्चर चाहिए है ना, वो सबसे सुटेबल बेस्ट कौन सा हो, ये आपको याद रखना है। बाकी सब कुछ आपको बना बनाया मिलने वाला है, क्योंकि पूरा कलेक्शन अपने आप एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है। सारी एल्गोरिथम्स आपको मिलेंगी, आप केवल उनको आपको याद रखना है कि किसको मैं कब यूज़ करूँ। क्लियर है? चलिए, तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास ये मैंने डिफरेंस दे रखा है एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट और वेक्टर में एक कंप्लीट डिफरेंस। जैसे डाटा स्ट्रक्चर की अगर बात करें हम, तो एरे लिस्ट डायनेमिक एरे का यूज़ करते हैं, इंटरनली डायनेमिक एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट की जाती है। और लिंक लिस्ट में डबली लिंक लिस्ट होता है, वेक्टर में डायनेमिक एरे का यूज होता है। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर, इंटरनल डाटा स्ट्रक्चर तीनों का। परफॉर्मेंस एरे लिस्ट की फास्ट है, लिंक लिस्ट की स्लो है और वेक्टर की मीडियम है। परफॉर्मेंस इंसर्शन और डिलीशन वो सर्च में था, ये वाला जो था वो सर्च का था। इंसर्ट और डिलीट एरे लिस्ट में स्लो होता है, लिंक लिस्ट में फास्ट होता है, वेक्टर में स्लो होता है। डुप्लीकेट एरे लिस्ट में अलाउड है, लिंक लिस्ट में भी अलाउड है और वेक्टर में भी अलाउड है। ऑर्डर मेंटेन किया जाता है, इंसर्शन ऑर्डर, तीनों में ऑर्डर मेंटेन है। थ्रेड सेफ यानी सिंक्रोनाइज, एरे लिस्ट सिंक्रोनाइज नहीं होती, लिंक लिस्ट भी सिंक्रोनाइज नहीं होती, वेक्टर सिंक्रोनाइज्ड होता है। डिफॉल्ट कैपेसिटी, डिफॉल्ट कैपेसिटी 10 एलिमेंट्स की होती है, लिंक लिस्ट में डिसाइड नहीं है, फिक्स नहीं है, वेक्टर की फिक्स है। कहने का मतलब है कि अगर आप एक वेक्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, वेक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह से देखिए वेक्टर, और ये वेक्टर मान के चलिए आप एक स्ट्रिंग का बना रहे हैं, वेक्टर इक्वल टू न्यू वेक्टर, लीजिए वेक्टर बन गया। अब इसकी अगर आप कैपेसिटी चेक करें, वेक्टर डॉट कैपेसिटी, कैपेसिटी नाम का एक मेथड है, ये लीजिए। तो ये जो रिटर्न आपको रिटर्न होके जो मिलेगा वेक्टर की कैपेसिटी जो आपको यहाँ पे मिल रही है, वो आपने किसी वेरिएबल में स्टोर कराई डब्ल्यू। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डब्ल्यू को प्रिंट कराएंगे तो ये 10 आएगी, यानी कि डिफॉल्ट कैपेसिटी जो है वेक्टर की वो 10 है, मतलब 10 एलिमेंट्स की है। अब जैसे ही 10 तक तो 10 ही रहेगी, और जैसे ही आपने वेक्टर में, जैसे आपने वेक्टर में एलिमेंट ऐड कराने शुरू करे, जैसे वेक्टर डॉट ऐड ये मेथड है, इसके थ्रू आप एलिमेंट स्टोर कराएंगे, कैसा? स्ट्रिंग टाइप। तो ए स्टोर कराया आपने, ठीक है, आप समझ लीजिएगा ए बी सी डी ई ये आप स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जब तक ये अंडर 10 है तो इसकी कैपेसिटी तो 10 रहेगी, लेकिन साइज इंक्रीज होता जाएगा। एक कैपेसिटी है और एक साइज होता है, एक साइज नाम का भी मेथड है कलेक्शन का। अगर इस टाइम अगर कैपेसिटी पूछी जाए, इस वेक्टर की कैपेसिटी पूछी जाए, तो कैपेसिटी तो 10 आएगी और उसका जो साइज आएगा वो आएगा 5। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर में 10 एलिमेंट को स्टोर करने की कैपेसिटी है और करंटली उसमें 5 स्टोर हो चुके हैं, ठीक है। ई एफ जी एच आई और जे ये भी आपने स्टोर करा दिए। तो देखिए इस टाइम अगर आप इससे पूछेंगे कि कैपेसिटी कितनी है, तो कैपेसिटी 10 आएगी। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और साइज भी 10 देगा। हाँ जी, कैपेसिटी भी 10 और साइज भी 10।
अब जैसे ही आपने GHIJ और K आपने स्टोर कराया, जैसे ही K आया तो साइज जो होगा K के बाद वो तो 11 होगा, K पर 11 होगा, और जो कैपेसिटी होगी वो 20 हो जाएगी, जस्ट डबल। ये है इसका डायनेमिक, कि डायनेमिक ये अपने आप को ग्रो कर लेता है। हाँ जी, दुगना कर देगा 20। यानी अगर अगर हम 11 एलिमेंट्स ऐड कराने के बाद वेक्टर का साइज पूछें तो साइज तो 11 आएगा, यानी कि 11 एलिमेंट ऑक्यूपाइड हो चुके, लेकिन इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 20। ये हम प्रैक्टिकली आपको करके दिखाएंगे ये सब चीजें, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब ग्रोथ जो है एरे लिस्ट की वो 1.5 गुना है, यानी ओल्ड वाली इंटू 1.5। ओल्ड कितनी थी आपकी? 10 थी, बाय डिफॉल्ट कैपेसिटी 10 है ना, आप 10 इंटू 1.5 कर लो, यानी कि इसकी जो ग्रोथ होगी वो 10 होगी, और जो वेक्टर की है वो दुगनी है। बताया था ना, वेक्टर 10 है तो ये 20 हो जाएगा ना, दुगना हो जाएगा, और ये 1.5 गुना होगी। अगर 10 है तो 10 इंटू 1.5 कर लो, तो कितनी आ गई आपकी? 15। क्लियर है? समझ में आ गया? तो इस तरह से ये कैपेसिटी अपनी इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। चलिए, ये 1.5 गुना करेगा, ये दुगुना करेगा। मेमोरी यूजेस लो है, कम यूज होगा। इसमें कुछ ज़्यादा है क्योंकि ये पॉइंटर्स का यूज करते हैं। इसमें हाई है, इसमें कुछ ज़्यादा हाई है, एक्स्ट्रा है। अब समझा देते हैं कि लिंक लिस्ट का कैसे है। देखिए, आपका जो लिस्ट है और वेक्टर है ये तो आपके एरे बेस्ड है, लेकिन ये एरे कैसी है? डायनेमिक एरे है ये, जो अपने साइज को घटा बढ़ा रही है। मतलब वेक्टर के केस में तो दुगना और लिस्ट के केस में 1.5। ये डायनेमिक एरे अपने साइज को ग्रो करेगी। लेकिन अगर हम डबली लिंक लिस्ट की बात करें तो डबली लिंक्ड में एरे यूज नहीं होती, लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट। अब डबली लिंक लिस्ट क्या होता है? देखिए, इस तरह से आपके नोड बनते हैं। इसमें यहां तो आप इंफॉर्मेशन रखेंगे, और ये इस नोड का लेफ्ट चाइल्ड और ये राइट चाइल्ड होता है, ठीक है। मतलब कि आप इसको चाइल्ड ना कह के आप इसको ले लीजिए, ये आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट किसे पॉइंट करेगा, और ये प्रीवियस किसे पॉइंट करेगा। ये प्रीवियस, ये नेक्स्ट, मतलब आगे वाला, ये प्रीवियस और ये नेक्स्ट। अब मान के चलिए ये मेरा पहला नोड है जिसकी इंफॉर्मेशन ए है, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट में बी की इंफॉर्मेशन रखी जाएगी, यानी कि आप इससे जुड़े हुए हैं इसके नेक्स्ट में, यानी बी, इसके नेक्स्ट में बी का एड्रेस है, और इसके बी के प्रीवियस में ए का एड्रेस है, ठीक है। और जो सबसे पहला वाला होगा, जो सबसे पहला वाला है आपका, उसमें जो होगा ये तो हो गया आपका प्रीवियस, और ये हो गया आपका नेक्स्ट, ये नल होगा, और सबसे लास्ट वाले का नेक्स्ट नल होगा, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट में क्या होगा? इसके नेक्स्ट में आपके सी होगा, और उसके प्रीवियस में बी होगा, ये आपका सी है, ठीक है। यानी कि ए से नेक्स्ट पे कहां जा रहे हो आप? बी पर। बी से नेक्स्ट पे कहां जाओगे आप? सी पर। सी से प्रीवियस पे कहां आओगे? बी पर। बी से प्रीवियस पे कहां जाओगे? ए पर। और ए से प्रीवियस नल, इस तरह सी से नेक्स्ट नल। तो जिस जिस नोड का नेक्स्ट नल होता है वो लास्ट नोड होता है, जिसका नेक्स्ट नल है, जिसका नेक्स्ट नल है वो लास्ट नोड है, और जिसका प्रीवियस नल है वो आपका फर्स्ट नोड है। ये डबली लिंक लिस्ट, यानी कि एक नोड के पास अपने प्रीवियस और अपने नेक्स्ट वाले का एड्रेस होता है। मतलब बी जो है आगे अगर ट्रेवल करेगा तो वो सी पे जाएगा, और प्रीवियस अगर ट्रेवल करेगा तो ए पे जाएगा।
तो एक ऐसा नोड जिसके पास अपने नेक्स्ट का भी पता हो और अपने प्रीवियस का भी पता हो कि मुझे आगे कहाँ जाना है और पीछे कहाँ जाना है। ठीक है, इस तरह के डाटा स्ट्रक्चर को डबली लिंक लिस्ट कहते हैं। डबली लिंक लिस्ट यानी कि जिसमें दो पॉइंटर हो। ये पॉइंटर है स्टूडेंट, ये नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, पॉइंटर जो पॉइंट करेगा, और यहाँ पे ये प्रीवियस क्या है, ये भी पॉइंटर है कि पीछे पीछे वाले एड्रेस को पॉइंट करेगा। तो यहाँ पर डबली लिंक लिस्ट में दो पॉइंटर मेंटेन होते हैं, एक नेक्स्ट पॉइंटर और एक प्रीवियस पॉइंटर। तो ये मेमोरी ज़्यादा लेगा ना, क्योंकि अपनी इंफॉर्मेशन तो उसको रखनी है। ये जो ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन यानी कि बी के पास क्या है, ये भी हमें रखना है। आगे कहाँ जाएगा, पीछे कहाँ जाएगा, ये भी मेंटेन करना है, तो मेमोरी ज़्यादा लेगा ही लेगा। क्लियर है। बेस्ट यूज केस क्या है, जब सर्च करना हो तो एरे लिस्ट वाले का यूज करें, इंसर्ट और रिमूव करना हो तो आप लिंक लिस्ट का, और सिंक्रोनाइज मल्टी थ्रेडिंग में यूज करना हो तो वेक्टर का। अच्छा जी, एक चीज और याद रखनी है कि जो वेक्टर है ये जावा के पहले वर्जन से है। ठीक है, और जो एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट है ये जावा 1.2 से आए थे वर्जन में, और जो आपका वेक्टर है ये 1.0 से है। मतलब वेक्टर पुराना है और एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट बाद में आए, इसलिए इनको लेगेसी क्लास भी कहते हैं। हमारी जो वेक्टर है वो लेगेसी क्लास है। लेगेसी यानी कि जो पुरानी टेक्निक यूज कर रहा हो, पुराना हो। लेगेसी का मतलब पुराना, में पुराने फीचर्स हो। तो वेक्टर जो है उसके पास पुरानी इंप्लीमेंटेशन भी है। ठीक है, और आपकी जो एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट है ये लेगेसी क्लास नहीं है, ये एडवांस है। यानी कि वेक्टर के पास पुरानी टेक्नोलॉजी है, पुराने मेथड्स हैं। लेगेसी मेथड यानी पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम जो है एरे लिस्ट यानी कि लिस्ट को इंप्लीमेंट करा के देखने वाले हैं एरे लिस्ट के थ्रू। ठीक है, अब एरे लिस्ट अभी अभी हमने कवर कर लिया है कि क्या है, एक रिसाइजेबल डायनेमिक एरे है। रिसाइजेबल, ठीक है, साइज को आप घटा बढ़ा सकते हो। प्रोवाइडेड बाय जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क, यानी कि आपको लिखना है इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, यूटिल जो है वो कलेक्शन का है, डॉट एरे, सॉरी एरे लिस्ट। ठीक है, एरे नहीं एरे लिस्ट लीजिए, ये इसका पैकेज है। अनलाइक ट्रेडिशनल एरे जो हम पहले पढ़ी है, जैसे इंटीजर एरे, कैरेक्टर एरे, ठीक है, द साइज ऑफ द एरे लिस्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑटोमेटिकली व्हेन एलिमेंट्स आर एडिड और रिमूव। बताया था ना, 1.5 गुना अपने आप बढ़ जाएगा, ऐसी अगर कम होगी तो घट जाएगा। ठीक है, कब यूज करना है, normal array have fixed size, once created cannot be changed, but array list grows automatically, so it is more flexible and used most often in real world applications। ये इसकी थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, ये याद रख लीजिएगा। इंटरव्यू में अगर आपसे कोई पूछे एरे लिस्ट क्या है, तो यही दोनों पॉइंट्स आप वहां पर एक्सप्लेन कर दीजिएगा। कुछ फीचर्स हैं, जैसे पैकेज, यूटिल पैकेज से आपको मिलेगा, साइज ऑटोमेटिक रीसाइज है, डायनेमिक है, इंडेक्सिंग है, नॉर्मल एरे की तरह इंडेक्स बेस्ड ही है, यानी इंडेक्स के हिसाब से आप वैल्यू अपडेट कर सकते हो, इंडेक्स बेस्ड है। डुप्लीकेट अलाउड है, नल वैल्यूज भी अलाउड हैं, और ऑर्डर जो मेंटेन होगा वो आपका इंसर्शन ऑर्डर होगा, और थ्रेड सेफ नहीं, नॉट सिंक्रोनाइज बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरे ये मेथड है, ऐड मेथड, एरे लिस्ट में न्यू एलिमेंट को ऐड कराने के लिए। गेट, इंडेक्स बेस्ड, आपको गेट एरे लिस्ट में से किसी इंडेक्स पे, स्पेसिफाइड इंडेक्स से कोई वैल्यू चाहिए तो आप गेट है। साइज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने ऑक्यूपाइड हैं, रिमूव, क्लियर, कंटेन्स, ये सब मेथड है जिनका आप यूज कर सकते हैं। ये सब इम्प्लीमेंटेड हैं एरे लिस्ट के। ठीक है, इनकी हेल्प से आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, इंसर्शन का, डिलीशन का, सर्चिंग का, ये सारे आप इन मेथड्स की हेल्प से कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लिस्ट को इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं और यूज करेंगे हम उसमें एरे लिस्ट को। चलिए स्टार्ट करते हैं।
ट्रैवर्सिंग को भी एक बार समझ लेते हैं स्टूडेंट। ट्रैवर्सिंग यानी कि आइट्रेशन, मतलब आपने एक लिस्ट तैयार करी है और आप उसको ट्रैवल करना चाहते हो, ठीक है। तो आप नॉर्मल लूप का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप एनहेंस्ड लूप, फॉर ईच लूप का भी यूज़ कर सकते हो। आप आइट्रेटर का भी यूज़ कर सकते हो। आप लिस्ट आइट्रेटर का यूज़ कर सकते हो। आइट्रेटर में फॉरवर्ड होता है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में पहले से आखिरी। लिस्ट आइट्रेटर में पहले से आखिरी और आखिरी से पहले, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरह की इम्प्लीमेंटेशन आपको लिंक लिस्ट आइट्रेटर से मिल जाएगा। लैम्डा के थ्रू आप कर सकते हैं आइट्रेशन ट्रैवर्सिंग, और स्ट्रीम एपीआई जावा के 8 वर्जन से आगे। तो इतने सारे तरीके से आप ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं लिस्ट पर, मतलब कि चाहे वो लिस्ट हो चाहे वो आपका सेट हो, ठीक है। तो हम सभी तरह की आइट्रेशंस भी कवर करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे उसमें आपको सभी तरह से इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम अपनी आईडी कर लेते हैं और इंपोर्ट करते हैं पैकेज को जावा डॉट यूटिल डॉट, सबसे पहले लेते हैं एक एरे लिस्ट। ओके, चलिए इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट लिस्ट, लिस्ट इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट आइट्रेटर भी इंप्लीमेंट कर लीजिए। तो ये 3 मैंने इंपोर्ट करी हैं, एरे लिस्ट, लिस्ट और आइट्रेटर। सबसे पहले हम लिस्ट को डिजाइन करते हैं और लिस्ट हम बनाएंगे। अच्छा स्टूडेंट, 2 तरह की लिस्ट हो सकती है, एक जेनेरिक और एक नॉन जेनेरिक। नॉन जेनेरिक में आप किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट स्टोर करा सकते हैं लिस्ट में, और अगर आप जेनेरिक लेंगे तो स्पेसिफिक। अब जैसे आपको नॉन जेनेरिक बनानी है तो आपने लिस्ट, लिस्ट का ऑब्जेक्ट ले लीजिए इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। एरे लिस्ट के थ्रू आप बना रहे हैं। देखिए ये येलो कलर की लाइन आ रहा है, ये आपको जेनेरिक में ही कन्वर्ट करने को कहेगा। देखिए दिख रहा है ना, कंस्ट्रक्टर में भी एम्प्टी लिस्ट, और ये देखिए पैरामीटराइज। तो यहाँ पर आपको जो होगा, तो ये लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन आपकी थ्योरी स्टूडेंट्स यहीं कवर हो सकती है, आप चाहें यहाँ से भी पूरी थ्योरी कवर कर सकते हैं। अब ये जो आप बनाने जा रहे हैं ये नॉन जेनेरिक है। नॉन जेनेरिक का मतलब ये हो गया, देखिए लिस्ट डॉट ऐड। अब देखिए मैंने इसमें एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करा दी। ओके, लिस्ट डॉट ऐड। अब देखिए मैंने इसमें लिख दिया न्यू इंटीजर। ये देखिए इंटीजर वैल्यू स्टोर करा दी, आप देख रहे हैं। इसी तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया लिस्ट डॉट ऐड, और इसमें आपने लिख दिया न्यू फ्लॉट। ये आपने फ्लॉट वैल्यू स्टोर करा दी, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या कह रहा है, देखिए कंस्ट्रक्ट न्यूली एलोकेटेड इंटीजर ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द स्पेसिफाइड इंट वैल्यू। अब देखिए डेप्रिकेटेड है, क्लियर है। तो यहाँ पर आप जैसे मैं वैल्यू रख, ये जैसे मैंने वैल्यू रखी है ना डायरेक्ट न्यू न्यू कर कर, तो ये कह रहा है कि न्यू की बजाय आप डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ तो वो कह रहा है ऑब्जेक्ट आप न्यू न्यू कंस्ट्रक्टर की बजाय डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं। लीजिए आप इस तरह से रख लीजिए, ठीक है। लिस्ट डॉट ऐड, अब एक बुलियन वैल्यू भी रख लेते हैं, देखिए हो गया। ये देखिए तो क्या बना, लिस्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कलेक्शन फ्रेमवर्क क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए मल्टीपल अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग टाइप, इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप और बुलियन टाइप इस लिस्ट के अंदर है। अब आप केवल इसको प्रिंट करा सकते हैं, गेट कर सकते हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप लिस्ट में से कोई वैल्यू निकालेंगे तो आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा ना। यहाँ पर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हो गई। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो सबसे पहले हमने एक फॉर लूप लिखा, और जो सबसे वाइडली यूज होता है ना आइट्रेशन में वो होता है फॉर ईच लूप, एनहांस्ड लूप का यूज होता है।
तो आप अगर नॉर्मल लूप का यूज करना चाहते हैं तो आप लिखिए इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन लिस्ट डॉट साइज आई प्लस प्लस। ओके, अब आप यहाँ पे लिखिए एस आउट और देखिए आपने प्रिंट कराया लिस्ट डॉट गेट और ये इंडेक्स पास कर दिया। लीजिए हो गया सॉल्व। अब अगर आप इसे प्रिंट कराएंगे तो सबसे पहले हेलो लिखा आएगा क्योंकि आई की वैल्यू 0 है, ये 0 इंडेक्स पर है, ये 1 इंडेक्स पर है, ये 2 इंडेक्स पर है, ये 3 इंडेक्स पर है। तो हेलो 45 5.6 और 2 ये आपके सामने स्क्रीन पर आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। देखिए कंपाइल हुआ और ये इंटरप्रेटर ये और आपको आउटपुट मिल गया। ये आगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मेरे को कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, जैसे मुझे इस लिस्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इस मुझे उनका सम करना है तो कैसे पॉसिबल होता है? 45 और 5.6 तो एक बार को प्लस हो सकते हैं लेकिन हेलो ट्रू थोड़ी हो जाएंगे। तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि अलग अलग टाइप का डाटा है ना, तो वो हर ऑपरेशन पे तो एप्लीकेबल होगा नहीं। तो ये है नॉन जेनेरिक, ये है आपका नॉन जेनेरिक लिस्ट। और अगर आपको जेनेरिक लिस्ट बनानी है तो आप इस तरह से बनाएंगे। जेनेरिक का मतलब हो गया कि आपने पहले ही बता दिया कि मुझे इसके अंदर जो चाहिए वो लिस्ट इंटीजर टाइप होनी चाहिए। लीजिए लिस्ट टू इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट हो गया। अब आप यहाँ पे अगर आपने ऐड कराते समय इंटीजर के अलावा कोई और वैल्यू स्टोर करा दी तो एरर दे देगा। देखिए लिस्ट टू डॉट ऐड, अब मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करा देता हूँ। देखिए ये कंपाइल टाइम पर ही एरर दे देगा। देखिए ये अलाउड ही नहीं करेगा क्योंकि आपने यहाँ पर इसको जेनेरिक कर दिया 5.6 है। ये देखिए एरर आ गई, रिक्वायर्ड टाइप इंटीजर प्रोवाइड स्ट्रिंग। देखिए नीचे देखिए इंटीजर फ्लोट, ये कंपाइल टाइम पर ही एरर देगा। आप इसमें लिस्ट टू में आप इंटीजर के अलावा कोई और वैल्यू रख ही नहीं सकते, ये जेनेरिक है। अब आपको जो भी वैल्यू इसमें रखनी है वो रखनी है इंटीजर टाइप। लीजिए अब जब सारी वैल्यूज में इंटीजर टाइप अलाउड है तो आप कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन इसके ऊपर परफॉर्म करा सकते हैं। सही बात है ना। लिस्ट टू डॉट ऐड, ये लीजिए ये आ गया। तो ये केवल इंटीजर्स की लिस्ट बनेगी, यहाँ पर आप कुछ भी ऐड करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉन जेनेरिक है। आप इसमें इंटीजर भी रख लीजिए, फ्लोट भी रख लीजिए, स्ट्रिंग भी रख लीजिए और बुलियन भी रख लीजिए। इसलिए कहा जाता है कलेक्शन। कलेक्शन इज ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये मैंने जेनेरिक कर लिया। अब अगर आपको इनको प्रिंट कराना है तो एक आपने देख ही लिया, ये आपका नॉर्मल फॉर लूप के थ्रू है, देख लिया। अब यही अगर आपको एक एडवांस लूप के थ्रू कराना है जिसको हम फॉर ईच लूप भी कहते हैं एनहांस्ड, तो आपको यहाँ लिखना है फॉर। अब आप किस लिस्ट को लेना चाहते हैं? आपने कहा लिस्ट टू, लिस्ट टू का टाइप कैसा है? आपने कहा इंटीजर, यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल। अब लिस्ट टू का एक एक वैल्यू निकल कर डब्लू में आएगी, डब्लू को प्रिंट करा लीजिए। लीजिए ये है आपका फॉर ईच लूप, ये आपने फॉर ईच लूप का यूज करा है। और ईच लूप यहाँ पर आपने फॉर ईच लूप के थ्रू प्रिंट कराया। इसी तरह से आप आइटरेटर का भी यूज कर सकते हैं। आइटरेटर, ठीक है, आई टी आर इक्वल टू लिस्ट टू डॉट आइटरेटर, ये आपको रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो ये जो आइटरेटर है ये रहा आपका। ठीक है, तो ये आपका क्या है? एक इंटरफेस है यूटिल पैकेज का जिसको आपने यहाँ पर इंप्लीमेंट करा लिया है लिस्ट के थ्रू। तो लिस्ट आइटरेटर जो है, आइटरेटर नाम का एक मेथड है लिस्ट के पास जो रिटर्न करके देगा आपको
आइटरेटर का ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब आप यहाँ पर व्हाइल लूप लगाएं और यहाँ पर इसको प्रिंट करा लें आइटरेटर के थ्रू। अब आइटरेटर के पास दो मेथड है, एक है हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट। तो आपने लिखा आईटीआर डॉट हैज नेक्स्ट, ये रिटर्न करके देता है बुलियन वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स कि एलिमेंट है कि नहीं है। देखिए एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इंटरफेस है तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होगा हैज नेक्स्ट, बुलियन वैल्यू ट्रू। यानी कि अगर आपके पास लिस्ट में इफ द इटरेशन हैज मोर एलिमेंट्स रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। मतलब हैज नेक्स्ट मतलब ये बता रहा है कि आइटरेटर में एलिमेंट्स हैं तो रिटर्न करेगा ट्रू, नहीं होंगे तो फॉल्स। अब आपने लिखा एस आउट, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नहीं आईटीआर डॉट नेक्स्ट। अब आपको नेक्स्ट लिखना है, तो नेक्स्ट क्या करेगा, जो करंट एलिमेंट है उसको तो आपको रिटर्न करेगा और मूव कर जाएगा नेक्स्ट वाले पे, रिटर्न द नेक्स्ट एलिमेंट इन द इटरेशन। ठीक है, ये प्रिंट होता रहेगा और इस तरह से आपके सामने आउटपुट आ जाएगा। ये देखिए, एक फॉर ईच लूप के थ्रू, एक आइटरेटर के थ्रू। देखिए ये तो फॉर ईच के थ्रू यहाँ तक आया है, उसके बाद फिर ये आइटरेटर के थ्रू है। तो एक यहाँ पर ना सेपरेटर लगा लेते हैं, ऐसा आउट, ये हो गया आइटरेटर। लीजिए आप देखिए, ये आपका फॉर ईच लूप और ये आपका आइटरेटर। क्लियर है? लेकिन आइटरेटर जो है ये केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। हाँ जी, अगर आपको बैकवर्ड में भी चाहिए तो फिर आप यूज करेंगे लिस्ट आइटरेटर। किसका? लिस्ट आइटरेटर, इसका यूज करें तो ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में आपको दे सकते हैं। इसको भी आप इंपोर्ट करा लीजिए, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट लिस्ट आइटरेटर। ठीक है, ये इंपोर्ट हो गया। अब इसमें आप दोनों तरह से कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे बनाएंगे लिस्ट आइटरेटर इक्वल टू लिस्ट टू डॉट लिस्ट आइटरेटर। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिखिए व्हाइल लूप, इसके पास दो मेथड है, मतलब एक हैज नेक्स्ट, हैज प्रीवियस, नेक्स्ट और प्रीवियस। तो आप यहाँ पे लिखें, अगर आपको फॉरवर्ड में चाहिए तो आपने लिखा लिस्ट आइटरेटर डॉट हैज नेक्स्ट। लीजिए, ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको देगा, जैसे आपने अभी आइटरेटर का देखा है उसी तरह से ये आपको यहाँ पर ये देगा। तो आप यहाँ लिखेंगे लिस्ट आइटरेटर डॉट नेक्स्ट वीबी। ये तो हो गया आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन। किसके थ्रू? लिस्ट आइटरेटर, आगे लिख देते हैं यहाँ पर फॉरवर्ड। ठीक है, अब यही अगर आपको बैकवर्ड चाहिए तो ये आपको बैकवर्ड में भी दे देगा, यानी कि रिवर्स में दे देगा, लिस्ट बैकवर्ड। देखिए इसमें आप क्या लिखेंगे, वाइल, और यहाँ लिखेंगे लिस्ट आइटरेटर डॉट हैज प्रीवियस। अगर है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन लिस्ट आइटरेटर डॉट प्रीवियस। लीजिए, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। इसमें आपके सामने फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रिंट होगा, इसमें आपके बैकवर्ड में। लीजिए देख लीजिए, ये कंपाइल और रन किया, ये देखिए ये आया फॉरवर्ड में 45 18 56 39 78, और ये बैकवर्ड में यानी रिवर्स में 78 39 56 18 एंड 45। क्लियर है? इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। ये तरह तरह से आइटरेटर करा रहे हैं आप। ये जो सबसे पहले वाला था ये तो नॉर्मल था, नॉर्मल लूप के थ्रू। ये आपका फॉर ईच लूप के थ्रू, ये आपका आइटरेटर के थ्रू, ये लिस्ट आइटरेटर फॉरवर्ड और बैकवर्ड के थ्रू। ओके, इसी तरह से आपके पास एक तरीका है जिसमें आप लैम्डा का यूज कर सकते हैं, इस तरह से। तो इसमें आप क्या करेंगे, लिस्ट डॉट फॉर ईच, और इसके अंदर जो एक्स है ये वो एलिमेंट है जो लिस्ट से निकल कर आएगा और प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसमें अगर आपको इस तरह से करना है तो आप कैसे करेंगे, आपने कहा लिस्ट टू डॉट फॉर ईच,
और यहाँ पर ये आपने x ले लिया, ठीक है। अब आप इसको यूज करेंगे एस आउट और ये x प्रिंट करा दिया। अब इसमें क्या होने वाला है कि जो लिस्ट है ये कॉल करा फॉर ईच को, अब लिस्ट का एक एक एलिमेंट इस x में आएगा, ठीक है। ये आर्गुमेंट है और ये इसकी डेफिनेशन है, तो लैम्डा हो गया ना। ये तो आपने रिसीव करी है वैल्यू इंटीजर टाइप और ये आगे इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन में आप प्रिंट करा रहे हैं। यहाँ पर आप यूज कर रहे हैं लैम्डा। लीजिए देखिए, ये आपका प्रिंट हो गया लिस्ट 2 लैम्डा के थ्रू। क्लियर है, इस तरह से आप प्रिंट करा सकते हैं। फिर आपका कलेक्शन का खुद है, कलेक्शन को पहले आप किस में कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रीम में, फिर आप फॉर ईच का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको पहले अपनी किस में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, स्ट्रीम में, मतलब आप स्ट्रीम का भी यूज कर सकते हैं, उसमें भी आप फॉर ईच का इस तरह से यूज करेंगे। लीजिए देखिए, तो आपका सबसे पहले क्या है, लिस्ट टू डॉट स्ट्रीम, स्ट्रीम में कन्वर्ट हो गया डॉट, अब आपने लगाया फॉर ईच, लीजिए, ठीक है। और आप अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो फॉर ईच है ये स्ट्रीम का है, हाँ जी, स्ट्रीम जो है इसका मेथड है ये फॉर ईच। यहाँ पर आपका जो कलेक्शन है, कलेक्शन कोई भी हो सकता है, ये कलेक्शन आपका लिस्ट भी हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, सेट हो सकता है ना, और आपका क्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कलेक्शन। ये स्ट्रीम में कन्वर्ट हो रहा है, फिर स्ट्रीम का आपने मेथड कॉल करा फॉर ईच और उसके अंदर आप ये प्रिंट करा, ठीक है। अब आपने यहाँ पर ये एलिमेंट ले लिया, ये रिसीवर है ये, और ये इसकी डेफिनेशन है जिसमें आप इसे प्रिंट कराएंगे, और ये आपने ई प्रिंट लीजिए। तो यहाँ पर आपने यूजिंग स्ट्रीम, स्ट्रीम के थ्रू कराया, लीजिए, ये देखिए ये आ गया, यूजिंग स्ट्रीम, यूजिंग लैम्डा, यूजिंग लिस्ट आइटरेटर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, आइटरेटर ओनली फॉरवर्ड, और फॉर ईच लूप, और एक नॉर्मल। इतने तरह से आप इसमें ऐड करा सकते हैं। क्लियर है, ये लिस्ट आइटरेटर हो गए आपके पास, मतलब ट्रेवर्सिंग होगी। अब इसी तरह से अगर आपको लिस्ट में ये मेथड्स इंप्लीमेंट कराने हैं, जैसे कि आपके पास है ऐड, ये लिस्ट में न्यू एलिमेंट को ऐड करने के लिए यूज होता है। गेट, इंडेक्स बेस्ड आपको वैल्यू गेट कराएगा, साइज, रिमूव, क्लियर और कंटेंट्स। चलिए देखिए, लिस्ट टू डॉट एड 100, तो लिस्ट टू में 100 ऐड हो चुका है। ऊपर के स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, इनको जो हमने कवर कर ली है इनको मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने, अब यहाँ पर हम एक नई लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है, लिस्ट, और अब की बार लिस्ट बनाते हैं स्ट्रिंग टाइप, लिस्ट 3 इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, और आपने लिस्ट 3 डॉट एड, अब ये ऐड मेथड है, ए ऐड करा लिया आपने। इसी तरह से आपने ये 5 एलिमेंट इसमें ऐड करा दिए, ए बी सी डी एंड ई, ओके। अब आप इसमें देखिए, इसमें डुप्लीकेट अलाउड है, तो यहाँ पर डी ए हो गया, डुप्लीकेट हो गया। इसमें स्टूडेंट्स नल भी अलाउड है, देखिए ए भी डुप्लीकेट हो गया और आपका सी भी डुप्लीकेट है, और एक वैल्यू मैं इसमें नल भी रख रहा हूँ, देखिए नल भी अलाउड है, ये ध्यान रखिएगा, नल अलाउड है। और जिस ऑर्डर में आपने दिए हैं उसी ऑर्डर में आपको वापस करेगा। और मैं नॉर्मल यहाँ पर फॉर ईच लूप का यूज करने जा रहा हूँ, स्ट्रिंग एस इन लिस्ट 3, और ये देखिएगा एस आउट, और ये मैंने एस प्रिंट करा दिया, ठीक है।
तो आप देखेंगे कि जिस ऑर्डर में आपने दिया है उसी ऑर्डर में आपको आउटपुट वापस करेगा, यानी कि ऑर्डर मेंटेन करेगा, डुप्लीकेट अलाउड करेगा और नल भी होगा। देखिए ये डुप्लीकेट भी अलाउड हो गए, नल भी अलाउड है, और जिस ऑर्डर में आपने रखा है उसी ऑर्डर में आपको वापस करना है। क्लियर है? इसी तरह से अगर आप किसी इंडेक्स पे से वैल्यू चाहते हैं, आप ई चाहते हैं, तो 0 1 2 3 4 4 इंडेक्स पर है, तो आपने यहाँ लिखा एस आउट, और आपने लिखा लिस्ट 3 डॉट, और फिर इसमें आपने इंडेक्स पास करा 4, तो ये इंडेक्स वैल्यू आपको देगा। ये लीजिए, तो लिस्ट थ्री में से गेट करेगा इंडेक्स 4 की वैल्यू जो हमारे पास ई है। देखिए इंडेक्स आ गया, इंडेक्स पे ई, यानी कि इंडेक्स 4, आप यह लिख लीजिए इंडेक्स 4 इक्वल टू ई, यानी कि इंडेक्स 4 पर ई स्टोर है। देखिए हो गया। इसी तरह से आपने लिखा एस आउट, और यहाँ पर आप रिमूव कराना चाहते हैं, तो आपने लिखा लिस्ट 3 डॉट रिमूव। दोनों तरह से है, रिमूव ऑब्जेक्ट भी है, इंडेक्स भी है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू रख दी, डेट इज 4। ये लीजिए, अब ये क्या करेगा, जब ये रिमूव करेगा इंडेक्स, देखिए रिमूव है, तो ये आपको रिटर्न भी करेगा कि इसने क्या रिटर्न, मतलब क्या चीज इसने रिमूव करी है, वो भी आपको यहाँ पर रिटर्न करके आपको दे देगा, जो आपने अपने पास एक वेरिएबल जेड में दे दी। यानी कि इंडेक्स 4 की जो वैल्यू है जो रिमूव हुई है लिस्ट में से, वो आपको रिटर्न भी कर देगा जेड में। आप जेड को यहाँ प्रिंट करा के देख लीजिए, तो यहाँ भी आपको ई मिलेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर गेट करा है। जब आपने गेट करा है तो रिमूव नहीं हुई है, वो लिस्ट के अंदर है। ठीक है, लिस्ट में बनी हुई है और आपको रिटर्न कर रहा है उसकी वैल्यू। यहाँ पर उसने वैल्यू रिमूव कर दी है लिस्ट में, इसके बाद नजर नहीं आएगी। आप दोबारा को एक बार लिस्ट यहाँ प्रिंट करा के देख लीजिए, आफ्टर रिमूव, ये लीजिए, यहाँ लिख लीजिए एस आउट लिस्ट आफ्टर रिमूव, लीजिए देखिए, ये देख लीजिए, इसमें से ई खत्म हो चुका है। ये ई आपके पास देखिए प्रिंट भी हो रहा है, यानी कि रिमूव मेथड ने, जो रिमूव है, इसने यहाँ से रिमूव करा एलिमेंट और आपको जेड में दे दिया। आपने इसको प्रिंट करा लिया, आप यहाँ पे लिख सकते हैं रिमूव्ड, लीजिए, तो रिमूव हो चुका है और लिस्ट में से वो आइटम परमानेंटली डिलीट हो गया, हट गया। देखिए, तो रिमूव हो गया ई, और लिस्ट में भी आपको नजर नहीं आ रहा। ये रिमूव मेथड है। आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं रिमूव में। एक तो तरीका ये हो गया। अच्छा, दूसरा है इस तरह से भी कर सकते हैं, एस आउट। ये देखिए, आपने कहा लिस्ट 3 डॉट रिमूव, ओवरलोडेड है ना, ऑब्जेक्ट भी आप रख सकते हैं। रिटर्न टाइप में आपको बुलियन वैल्यू देगा। अब आप अब जैसे मैं यहाँ पर ई पास कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ ई, यानी कि मुझे ई रिमूव करना है। अब ये रिमूव हुआ कि नहीं हुआ, ये मुझे बुलियन वैल्यू में रिटर्न करेगा। अब देखिए, ये ऑलरेडी यहाँ से लिस्ट में से रिमूव हो चुका है ना, रिमूव। उसके बाद आप फिर उसको रिमूव करा रहे हैं, तो आपको क्या मिलने वाला है बताइए। यहाँ पे बुलियन वैल्यू आपको क्या मिलेगी, फॉल्स। फॉल्स मिल रही है, यानी कि ई रिमूव हो चुका ना यहाँ पर ऑलरेडी। यहाँ पर आप रिमूव कर चुके हैं, फिर आप उसे रिमूव करा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बुलियन वैल्यू फॉल्स मिलेगी। ये देखिए, देखिए फॉल्स। ठीक है, क्लियर है? आप चाहे तो उसके आगे एक स्टेटमेंट भी लिख लीजिए, रिमूव। यहाँ नहीं, यहाँ पे गलत लिख दिए, सॉरी, इसके अंदर होंगी, यहाँ लिखना। चलिए, और यहाँ से आपको ट्रू एंड फॉल्स। अब अगर ई की जगह मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ, अच्छा डुप्लीकेट रख लेते हैं, ए रख लेते हैं। ठीक है, तो ए हमारे वजह से रिमूव हो जाएगा। ये देखिए, हो गया। ये देखिए, रिमूव ट्रू,
यानी कि ट्रू यानी रिमूव हो गया है और लिस्ट आफ्टर ये आ गया। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये मैं बताना भूल गया कि पहली अकरेंस, हाँ, ए की फर्स्ट अकरेंस कहाँ है? यहाँ है, यहाँ से रिमूव करेगा ये, ठीक है? जहाँ भी ए मिलेगा, ये यहाँ से रिमूव, इसके आगे लिख लीजिए, विल रिमूव फर्स्ट अकरेंस। जो सबसे पहली अकरेंस होगी उसको रिमूव कर देगा, ठीक है जी। इसी तरह से और भी मेथड हैं, जैसे कि आप सर्च करना चाहते हैं कि कंटेन करता है कि नहीं करता है, तो आपने यहाँ लिखा लिस्ट थ्री डॉट कंटेन। अब आप इसमें देखना चाहते हैं कि बी है कि नहीं, तो ये आपको रिटर्न टाइप में यहाँ पर बुलियन वैल्यू रिटर्न कर देगा। जी, और आप इसे प्रिंट करा के देख लीजिए, बुलियन वैल्यू 1 लीजिए। अब बी है कि नहीं है, कंटेन, ये लीजिए, ये देखिए, ये देखिए कंटेन ट्रू, यानी कि बी इसमें हमारे पास है। ये देखिए बी यहाँ पर लिखिए। अब आप बी की जगह यहाँ पर आप मान के चलिए आप डब्लू सर्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? डब्लू, ये लीजिए, और एक बार आप कंटेन कर रहे हैं बी, ठीक है? ये आपके पास ये डब्लू, और तो अब ये चेक करके डब्लू के केस में फॉल्स और बी के केस में ट्रू। क्लियर है? ये कंटेन्स हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप एरे लिस्ट को डिजाइन कर सकते हैं, और ये डायनेमिक एरे का यूज कर रहा है, इसमें डुप्लीकेट अलाउड है। क्लियर है? कोई डाउट? नल भी अलाउड है, और जिस ऑर्डर में आप रखेंगे उसी ऑर्डर में आपको ये रिटर्न करेगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हमने लिस्ट को एरे लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट करा है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे लिंक लिस्ट के थ्रू। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, ये एग्जाम्पल आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो इसे लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।